preponed also if necessary, if there is an agreement. And we can still reach the deadline. डेडलाइन पर जीएसटी लागू कराने के लिए सरकार लेगी आखिरी चांस, वेंकैया नायडू तय वक्त से पहले संसद सत्र बुलाने का दिया संकेत। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पानगड़िया की आरबीआई को सलाह, कहा दरें कम करने का है सही वक्त। एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी ने भी कहा दरें घटी तो बैंक भी करेंगे कर सस्ता। आखिरी 15 मिनटों में बाजार ने हारी बाजी पलटी, सेंसेक्स निचले स्तरों से 400 पॉइंट सुधरा, निफ्टी भी 150 पॉइंट उछला। नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि वन ऑफ हिज प्रायोरिटीज ऑफ हिज गवर्नमेंट इज हाउसिंग फॉर ऑल। I'd say, real estate seems a good contrarian bet. एविएशन सेक्टर भले उसमें स्टॉक ज्यादा नहीं है, बट एक ये सेक्टर लगता है जहां पे बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। बाजार में कमाई के लीक से हटकर दिग्गजों के आइडिया, रमेश समानी ने कहा रियल एस्टेट में बनेगा पैसा, तो वहीं विक्रम कोटक को पसंद एविएशन शेयर। आईपीओ से पहले इंडिगो की ऊंची उड़ान, मुनाफा 4 गुना बढ़कर 1300 करोड़ के पार, आय भी 25% बढ़ी। बड़ा सवाल क्या एविएशन के आए अच्छे दिन, करेंगे चर्चा बुलेटिन में आगे। गोल्ड जमा करने पर मिलेगा 3% तक ब्याज, आधा किलो तक सोना जमा कराने पर नहीं पूछा जाएगा सोर्स, लेकिन ग्राहकों ने स्कीम पर उठाए सवाल। गोल्ड स्कीमों पर आवाज की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आगे। 3D टच के साथ लॉन्च हुआ एप्पल आईफोन 6s, साथ ही लॉन्च किया अब तक का सबसे बड़ा टैबलेट आईपैड प्रो। और कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में छिड़ा प्राइस वॉर, महिंद्रा ने उतारी 7 लाख कीमत वाली TUV 300। कितनी दमदार है ये एसयूवी, देखिए एक्सक्लूसिव टेस्ट ड्राइव बुलेटिन में आगे। नमस्कार, ये है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भाटिया। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं, डालते हैं नजर कुछ और बड़ी सुर्खियों पर। ये हवालाबाजों की जमात लोकतंत्र में रुकावटें पैदा करने का प्रयास कर रही है। हवाबाज के जवाब में पीएम मोदी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा हवालाबाज मांग रहे हमसे जवाब। सोनिया ने पूछा शिवराज और वसुंधरा पर चुप क्यों। मीट बैन पर मुंबई में जबरदस्त राजनीति, बीजेपी शिवसेना आमने सामने, एमएनएस भी सड़कों पर उतरी। राजस्थान और अहमदाबाद में भी मटन की बिक्री पर लगी पाबंदी। मैगी बैन के बाद बदला नूडल कंपनियों का अंदाज, खुद को सुरक्षित और अच्छा बताने के लिए ले रही है सोशल मीडिया का सहारा। और इस बार विंटर वेकेशन के लिए स्विट्जरलैंड हो सकता है फेवरेट डेस्टिनेशन। स्विस टूरिज्म दे रहा है ढेर सारे प्रमोशनल ऑफर। जीएसटी बिल को लेकर बाजार और इंडस्ट्री ने भले ही उम्मीद छोड़ दी हो, लेकिन सरकार ने अभी भी 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी के रोल आउट की उम्मीद नहीं छोड़ी है। इसके लिए सरकार शीतकालीन सत्र को जल्द बुलाने पर विचार कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने आज इस बात के संकेत दिए हैं। नायडू ने कहा है कि अहम कानूनों को पास कराने के लिए बिहार चुनाव के तुरंत बाद शीतकालीन सत्र बुलाया जा सकता है। I have not given up the hope. Still there is scope. Once the Bihar elections are over, we can make one more effort. We have a winter session. It can be preponed also if necessary, if there is an agreement. And we can still reach the deadline. जमीन अधिग्रहण और जीएसटी बिल पर अटकने से सरकार के सहयोगी लगातार विपक्ष को कोस रहे हैं। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि जीएसटी बिल अटकना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं भूमि अधिग्रहण पर अपने कानून की वकालत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को पंजाब का भूमि अधिग्रहण कानून पूरे देश में लागू करना चाहिए। जो लैंड एक्विजिशन बिल हमारा पंजाब का है, दैट इज द बेस्ट। वी इवन रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट आवर बिल because we have been able to acquire more than 10,000, 15,000 hectares every last 4 years, and farmers have more than happily given it to us. And now the farmers want under the bill to sell more land to the state. एक तो जीएसटी को लेकर अब क्लैरिटी आ गई है, शायद 2016 से शायद ना आ पाए यहाँ पर पार्लियामेंट को रोक करने का फैसला करिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जीएसटी से देश का बहुत बड़ा फायदा होना था। मैं अफसोस इसलिए है कि कांग्रेस अपनी पॉलिटिक्स खेल रही है
और देश के हित नहीं देख रही, वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा ले रही है। जमीन अधिग्रहण पर हर राज्य अपना प्रस्ताव केंद्र को सौंपने जा रहा है। हरियाणा सरकार की योजना के बारे में पूछे जाने पर सीएम खट्टर ने कहा कि किसानों की सहमति के बिना कोई जमीन नहीं ली जाएगी और प्रस्ताव पर काम जारी है। जमीन अधिग्रहण का मामला जो कि अब मोस्टली स्टेट्स के ऊपर आ गया है और हमारी पहली तैयारी तो यह है कि कोई भी जमीन किसान की सहमति के बिना नहीं ली जाएगी। एंड वी आर फाइंडिंग सम मॉडलिटीज कि किस प्रकार से सब हो सकता है। एक्वायर की जा सकती है अंडर द सिस्टम और बिना एक्वायर किए भी हम अपना एक लैंड बैंक खड़ा करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट्स के माध्यम से एक समिति बना करके और जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स हैं उन रेट्स के ऊपर किसान की सहमति से हम खरीदने का भी विचार कर रहे हैं। और किसान अपनी मर्जी से जब बेचेगा और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने विकास के कार्यों के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनसे खरीदेगी तो कोई विवाद नहीं रहेंगे, ऐसा मानता हूं। फोर्टिस हेल्थ केयर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मलविंदर मोहन सिंह ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में जीएसटी और लैंड बिल के आने की उम्मीद जताई है। करीब 1 साल से ज्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है नरेंद्र मोदी सरकार को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, क्या वाकई में हालात बेहतर हुए हैं पहले के मुकाबले? क्या सूरत हाल है? I think there is a lot that's happened at a central level and at a state level, and I think you heard today at the Invest North conference about how much simpler it has become to do business, and I'm sure there is a lot more that needs to happen, which is work in progress. And I think this is going to be a long-term journey, but certainly things have become simpler, things have become easier. I'm quite confident that this will continue to get better and better. जहाँ तक से इंडस्ट्री की उम्मीदें थी, खासकर लैंड बिल को लेकर और जीएसटी के मोर्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर काम हो सके, उसको जल्दी एक्सपेडाइट करके 2016 का टारगेट जो था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जीएसटी के लेवल पर वो काफी बड़ा डैम्पर है, वो शायद 2016 का टारगेट शायद मीट ना कर पाए। क्या इंडस्ट्री के लिए वाकई में एक बड़ा सेटबैक है? I'm quite confident it will happen. GST will certainly enable and help the country in terms of getting a lot more growth, and it certainly will make the system far more competitive. But I'm very confident it will happen. गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम के तहत 2 से 3% तक ब्याज मिलेगा। साथ ही कम मात्रा में सोना जमा कराने पर ज्यादा पूछताछ भी नहीं होगी। लेकिन सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय को खुद गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए अब जुड़ते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। ये समझाएं लक्ष्मण की सरकार को आखिर क्यों अपनी ही गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम पर शक है, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? दरअसल वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से जब हमने पूछा आखिर ये स्कीम कितनी सफल हो पाएगी, तो उन्हें खुद माना कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के मुकाबले गोल्ड बॉन्ड स्कीम से उन्हें ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके पीछे वजह भी है। अगर निवेश की प्रक्रिया पर ध्यान दें तो गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना ज्यादा आसान है बनिस्पत गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर के। दूसरी बात, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर बैंक ज्यादा दिलचस्पी दिखाएं, इसके लिए पहले यह प्रस्ताव रखा गया था कि बैंकों को CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो में एक तय हिस्सा गोल्ड रखने की छूट दी जाए, लेकिन अंत तक इस पर सहमति नहीं बनी और फिलहाल यह तय किया गया कि CRR में गोल्ड नहीं रहेगा। ऐसे में बैंक इस स्कीम को लेकर कितनी दिलचस्पी दिखाएंगे कहना मुश्किल है। बहरहाल सरकार ने यह तय किया है कि 15,000 करोड़ रुपए का गोल्ड बॉन्ड लाएंगे, लेकिन ये सभी गोल्ड बॉन्ड एक साथ नहीं लाएंगे, अलग अलग किस्तों में गोल्ड बॉन्ड लाया जाएगा। इस पर 2 से 3% का ब्याज मिलेगा। जहां तक कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का सवाल है, वहां भी 2 से 3% का ब्याज मिलेगा, लेकिन इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने समय के लिए गोल्ड निवेश करते हैं। यानी शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो करीब 1.5% का आपको रिटर्न मिलेगा, और अगर लॉन्ग टर्म यानी 12 से 15 साल तक के लिए करते हैं तो आपको यहां पर 3% तक का ब्याज मिलेगा। इसमें एक और छूट दी गई, वो ये है कि अगर महिलाएं गोल्ड जमा करती हैं आधा किलो तक, तो उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने गोल्ड कहां से लाया, कहां से खरीदा है। और अगर पुरुष जमा करते हैं 250 ग्राम तक, तो उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने गोल्ड कहां से खरीदा है। तीसरी बात कि कुछ जानकार ये कह रहे थे कि इस स्कीम से सरकार को नुकसान हो सकता है अगर सोने की कीमतों में गिरावट आती है। तो यहां पर सरकार का यह कहना है कि गवर्नमेंट बोरोइंग यानी सरकार की जो उधारी होती है वो करीब 7.5% पर सरकार उधार लेती है। इस मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सरकार को जो पैसा आएगा, गोल्ड आएगा, उस पर सिर्फ 2 से 3% का ब्याज देना होगा, यानी करीब 5% की सरकार को बचत होगी। ऐसे में सरकार को नुकसान की संभावना काफी कम है, बशर्ते कि अचानक से लगातार सोने की कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट ना हो। लेकिन ये तमाम स्कीम कितनी सफल हो पाएगी, देखिए हमारी सहयोगी ईशा शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट।
दिल्ली के करोल बाग में ज्वेलरी की शॉपिंग करने आई वर्षा क्षत्रिय को इंतजार है सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के लॉन्च होने का, ताकि ये अपने घर में पड़ा सोना बैंक में जमा करा सके। इन्हें तसल्ली इस बात की है कि सोना बैंक में रखने से सुरक्षा की चिंता तो नहीं करनी होगी, लेकिन वर्षा ये भी चाहती हैं कि इस स्कीम के तहत उन्हें आकर्षक ब्याज मिले। गवर्नमेंट की स्कीम मुझे ये अच्छी लग रही है। मैं चाहती थी ऐसी कोई स्कीम आए जिसमें मेरा सोना सिक्योर रहे, प्लस इंटरेस्ट भी अच्छा मिले। मिनिमम 2% से स्टार्ट होना चाहिए और मैं चाहती हूँ उससे ज़्यादा मिले तो और ऑफकोर्स वो बहुत अच्छा ही होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं ज्वेलरी इतना वेयर नहीं करती हूँ। दरअसल पुरानी गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में मुश्किल से 0.25% का ब्याज मिलता था, जो ग्राहकों को आकर्षित करने में नाकाम रही थी। ग्राहकों को सालाना करीब 8% का ब्याज फिक्स डिपॉजिट में भी मिल जाता है। ऐसे में ग्राहक चाहते हैं कि नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में ब्याज दरें पुरानी स्कीम से ज्यादा हों, साथ ही एफडी से भी मुकाबला करने लायक हों। हालांकि ज्वेलरी के प्रति भावनात्मक लगाव इस स्कीम के आड़े आ सकता है। मुझे ये गवर्नमेंट की स्कीम जो है काफ़ी अच्छी लगी है। मेरा सामान जो ज्वेलरी है, मेरी जितनी भी मेरी सारी ज्वेलरी सेफ रहेगी। और बट मुझे थोड़ा सा ये है कि जो मैं ज्वेलरी अपनी रखवाऊंगी सेफ में, वो मुझे ज्वेलरी सेम वापस नहीं मिलेगी। अगर कोई ग्राहक अपनी ज्वेलरी इस स्कीम के तहत जमा कराना चाहेगा तो मेकिंग चार्ज के तौर पर चुकाई गई रकम का उसे नुकसान होगा। साथ ही प्योरिटी सेंटर में जाकर ज्वेलरी की शुद्धता की जांच करवाना भी एक पेचीदा काम होगा। सिर्फ ग्राहक ही नहीं बल्कि ज्वेलर्स भी चाहते हैं कि गोल्ड मेटल लोन स्कीम के तहत मौजूदा दरों के मुकाबले सस्ते में बैंक सोना दे। गवर्नमेंट की जो आप गोल्ड डिपॉजिट स्कीम बता रहे हैं, उसके अंदर सबको अलग अलग तरीके से बेनिफिट है। ज्वेलर्स का बेनिफिट तो तभी है जब गवर्नमेंट के पास इस स्कीम के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा गोल्ड आ जाए और गवर्नमेंट उसी गोल्ड को वापस ज्वेलर्स को एज ए लोन की शेप के अंदर और लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर देती है तो हमें उसमें ऑफकोर्स बेनिफिट रहेगा। फिलहाल बैंक 5.5 से 6% पर ज्वेलर्स को गोल्ड लोन देते हैं। फिर भी वो बैंकों के बजाय इंपोर्ट या दूसरे तरीके से गोल्ड खरीदना ज्यादा बेहतर समझते हैं। ऐसे में स्कीम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार कितना ब्याज दर देती है। हालांकि ज्यादा ब्याज दर होने के बावजूद लोग अपनी वैसी ज्वेलरी जिनसे उनको गहरा लगाव है शायद ही रखवाएं। ईशा शर्मा, दिल्ली। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पानगड़िया ने जोर देकर कहा है कि मौजूदा वक्त ब्याज दरें कम करने के लिए बिल्कुल सही है। पानगड़िया ने नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ब्याज दरों में अभी आधे से 1% की कटौती की जा सकती है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के मुताबिक अगर आरबीआई 0.25% भी कटौती करता है तो इससे अच्छा संदेश जाएगा। Even if the Fed actually raises the interest rate, in any case, it's going to be baby steps. It's not going to be a mega increase in interest rate by the Fed. But whatever the Fed does, I think we are ripe for, a rate cut of maybe say 50 basis points. Maybe this will then also begin the process of the pass-through with a little stronger effect. Currently, the pass-through has been, from what I understand, about 30 basis points or so out of 75. So, there's room also for the interest rate to fall through the pass-through. HDFC बैंक के एमडी आदित्य पुरी को इस साल कर सस्ता होने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। हमारे नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष बेस रेट 8 से 0.5% तक घटाया जा सकता है। If everybody moves to marginal cost, and if RBI helps as well and cut, you could look at between 50 and 75 basis points. Before the 2015 year is out? Before the fiscal year is out. Okay. How much do you think this is helping volume? Are you already seeing it? Because if I were a customer buying a car or anything... We are seeing improvements in volume. और आखिरी 15 मिनटों में बाजार ने जीती हारी हुई बाजी। कहां से आया दम, बताएंगे ब्रेक के बाद। और इंडिगो ने पेश किया अब तक के सबसे बेहतरीन नतीजे। क्या एविएशन सेक्टर के अच्छे दिन आ चुके हैं, करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। बाजार में इस हफ्ते कंज्यूमर की अनदेखी करने वाली कंपनियों का बदल रहा है रवैया।
होम टाउन को नहीं दिख रहा था सोफा सेट में कलर का मिसमैच। खरीदार के इंटरवेंशन में आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे स्टोर पे बुलाया गया और कहा गया आप इसमें से जो चूज करना चाहें सोफा वो करनी। रिलायंस कम्युनिकेशन ने वादा किया बेमिसाल सर्विस का, लेकिन कंज्यूमर रहा कई महीनों तक परेशान। मेरे केस में मैम टर्निंग पॉइंट पहरेदार को मेल करने के बाद ही आया था। आपके यहाँ से पहरेदार की तरफ से जब मेरा कॉल आया, उसके बाद से रिलायंस वालों की कॉल आने शुरू हो गए मेरे पास। सवाल पूछिए, जवाब मांगिए और अपने हक के लिए लड़िए पहरेदार के साथ इन वक्त पर। बात करते हैं शेयर बाजार की, जो आखिरी आधे घंटे में बाजार ने आज निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाई है। दिन के कारोबार में टूटने के बाद निचले स्तरों से सेंसेक्स में करीब 400 पॉइंट का सुधार आया, वहीं निफ्टी 130 पॉइंट की शानदार रिकवरी के साथ आज बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स हले निशान में बंद होने में आज कामयाब रहा। मार्केट का पूरा अपडेट दे रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। बेहद जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन आज का बाजार में। पिछले 2 दिनों की तेजी के विपरीत आज गैप से बाजार नीचे खुले, 7,700 के नीचे फिसले भी और काफी वक्त बाजार ने फर्स्ट हाफ में पहले 2 घंटों में 7,700 के आसपास बिताया। लेकिन जैसे जैसे ट्रेडिंग सेशन बढ़ा, बाजार में मजबूती बेहतर होती हुई दिखी। हालांकि एशियाई बाजार कमजोर थे, यूरोप ने भी कमजोर शुरुआत की, लेकिन रिकवरी जो शुरू हुई वो यूरोप की रिकवरी के साथ होती हुई दिखी और बाद में जब डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, उसने बाजार में जोश भरा। लेकिन असली एक्शन दिखा आखिरी 15 मिनटों में। सेंसेक्स और निफ्टी सही तस्वीर नहीं दिखा रहे, क्योंकि 100 पॉइंट नीचे आपको दिखेगा सेंसेक्स और निफ्टी आपको दिखेगा 20 अंक नीचे, जो कि एडजस्टेड क्लोजिंग है। अदरवाइज निफ्टी जो अपनी क्लोजिंग प्राइस थी उससे 40 अंक ऊपर जाकर बंद हुआ है और सेंसेक्स लगभग 125 पॉइंट ऊपर बंद था। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो काफी बेहतरीन एक्शन दिखा। मिड कैप शेयरों ने भी अच्छी रिकवरी दिखाई। बैंक निफ्टी में भी लोअर लेवल से लगभग 500 पॉइंट की रिकवरी होती हुई दिखी। तो चौतरफा खरीदारी आखिरी मिनटों में आती हुई दिखी। एडजस्टेड क्लोजिंग के लिहाज से ये सारे इंडाइसेस आपको लाल निशान में नजर आ रहे हैं, लेकिन वाकई में तस्वीर उतनी बुरी नहीं थी। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद पर नजर डालें तो यहां पर आप देख सकते हैं अल्टीमेटली बढ़ने वाले शेयर, हालांकि दिन भर थोड़ी सी कमजोरी के साथ करने वाले शेयर ज्यादा थे, फाइनली 570 शेयर पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। अब जो कमजोरी वाला माहौल था वो पीएसयू बैंक्स में ज्यादा था। दिन भर सरकारी बैंक कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनली लाल निशान में ही बंद हुए। मेटल्स में भी दबाव था, हिंडाल्को ने इसे लीड किया 3% की गिरावट के साथ। ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर देखिए, ओएनजीसी, रिलायंस जैसे दिग्गजों पर मार पड़ती हुई दिखी और पेट्रोनेट भी 3% नीचे। पावर स्टॉक्स में पावर ग्रिड, एनटीपीसी जैसे दिग्गज फिसल कर बंद हुए। वहीं मिड कैप फार्मा स्टॉक्स आज के स्टार परफॉर्मर थे। देखिए तीनों निफ्टी यहां पर वायदा कारोबार के शेयर, वोखार्ड, डिवीज, स्ट्राइड्स, क्या शानदार रिकवरी लोअर लेवल से, और वोखार्ड तो 8% चढ़कर बंद हुआ। अब निफ्टी पर कमजोर शेयरों पर नजर डालिए। एनएमडीसी, एचसीएल टेक, एचडीएफसी जैसे दिग्गजों से कमजोरी दिखी। वहीं कुछ मजबूती आती दिखी टाटा ग्रुप के 2 शेयरों से। टाटा पावर, टाटा मोटर्स अच्छी तेजी के साथ बंद हुए और बीपीसीएल में 2.5% की मजबूती। अब ब्राजील में जो यहां पर रेटिंग एजेंसीज ने, एसएनपी ने उनकी डाउनग्रेडिंग की, उसके बाद वहां कारोबार करने वाली कंपनियों पर नुकसान दिखा, जिनमें यूपीएल, टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क, कैडिला है। आज 2 कंपनियां लिस्ट होती हुई दिखी और दोनों की कमजोर लिस्टिंग, पेनार इंजीनियर्ड और श्री पुष्कर, दोनों ही अपनी इश्यू प्राइस से अच्छे खासे नीचे जाकर बंद हुए। एमटेक ग्रुप की कंपनियों पर यहां पर सेबी की जांच के खबरें आती हुई दिखी कि कैस्टेक में सेबी की जांच हो सकती है और उसके बाद इन स्टॉक्स पर नुकसान देखने को मिला। एमटेक ऑटो में काफी वोलेटाइल ट्रेड्स थे आज। कुछ खबरों के दम पर एक्शन दिखा। सुवेन लाइफ, यहां पर इन्हें 5 देशों के लिए किसी दवा का अप्रूवल मिला, उस खबर के बाद स्टॉक पर 12% की तेजी हुई। रिलायंस कम्युनिकेशन किसी तरह का करार कर सकता है रिलायंस जियो के साथ, ये खबरें चल रही थी और उसके बाद स्टॉक 4.5% की अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ। जहां ज्यादातर जानकार इंफ्रा और एविएशन जैसे सेक्टर्स में कर्ज का बोझ देखते हुए इससे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, वहीं मार्केट में कुछ ऐसे दिग्गज भी हैं जो लीक से हटकर निवेश करने का आइडिया दे रहे हैं। मार्केट के जाने माने निवेशक रमेश दबानी और विक्रम कोटक को लगता है कि इंफ्रा और एविएशन से अच्छी कमाई हो सकती है। रुपये की चीज 80 पैसे या 100 पैसे खरीद के आप पैसा नहीं कमा सकते हो, कठिन हो गया। रुपये की चीज 10 पैसे में या 15 पैसे में कमा सकते हो। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर शुड टेक अ लुक एट द हाउसिंग सेक्टर नाउ। आई थिंक, I don't know, maybe 2-3 quarters you won't make money in that sector, but the trajectory is pointing towards a complete disbelief in the sector. Headlines paper में आने लगी है कि ये सेक्टर खराब है। Interest rates are coming down in India. GDP is growing, so housing demand will keep going up. And Narendra Modi कह चुके हैं कि one of his priorities of his government is housing for all. Yes. So I think it adds up to a good combination. So if you are asking my opinion, some sector which I'll be looking at, I'd say, real estate seems a good contrarian bet.
एक अच्छा सेक्टर जो मुझे लग रहा है काफी सालों के बाद, ये एविएशन सेक्टर है। मुझे लगता है कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री काफी बड़े पॉजिटिव से गुजर रही है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, क्रूड प्राइस नीचे आ रहे हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी काफी सुधर गई है। तो मुझे लगता है एविएशन सेक्टर, भले उसमें स्टॉक ज्यादा नहीं है, बट एक ये सेक्टर लगता है जहां पे बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। विक्रम कोटक को पूरी उम्मीद है कि आगे एविएशन सेक्टर में अच्छे दिन आने वाले हैं। वैसे उनकी उम्मीद बेमानी भी नहीं लग रही है। कम से कम इंडिगो के नतीजे तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2015 में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 315 करोड़ से बढ़कर 1300 करोड़ के पार चला गया है, यानी मुनाफे में 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एयरलाइंस की आय में भी 25% की जोरदार ग्रोथ देखने को मिली है और इससे पहले जेट एयरवेज और स्पाइस जेट ने भी अच्छे नतीजे पेश किए हैं। अप्रैल जून तिमाही में जेट को करीब 223 करोड़ का मुनाफा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि क्या एविएशन सेक्टर के अच्छे दिन आ गए हैं? क्या एविएशन सेक्टर का संकट अब खत्म हो गया है? हमारे साथ है पीडब्ल्यूसी के ईडी धीरज माथुर। माथुर साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपसे समय समय पर बात करते रहे, लेकिन अब जिस तरह के संकेत एविएशन जगत से मिल रहे हैं, इंडिगो का मुनाफा हम देख ही रहे हैं और हमने देखा कि जेट एयरवेज भी अब मुनाफे में आ गई। तो क्या लग रहा है, एविएशन सेक्टर में अब अच्छे दिन आना शुरू हो चुके हैं? संभवतः जरूर। नमस्कार, धीरज माथुर है। हाँ, संभवतः अच्छे दिन आ रहे हैं एविएशन सेक्टर के। जो एविएशन फ्यूल है वो जो है उनका कुल जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसका 40% खर्चा जो है एयरलाइंस का एविएशन फ्यूल पर जाता है। और जहां पर एविएशन फ्यूल 100 से ऊपर डॉलर बैरल को लेकर अब 40 और 50 डॉलर के बीच में आ गई है, तो निश्चित रूप से कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये भी गौर करना चाहिए कि जब एविएशन फ्यूल के जो भाव थे बहुत ज्यादा थे, 100 से ऊपर थे, तो सभी एयरलाइंस पूरे विश्व में और खासतौर से हिंदुस्तान में जहां पर टैक्सेस बहुत ज्यादा थे एविएशन फ्यूल के, तो सभी एयरलाइंस ने बहुत जबरदस्त कॉस्ट कटिंग मेजर्स अपनाए थे। कुछ उसमें कामयाब रहे और चलते रहे, कुछ एयरलाइन चलती रहीं और एक किंगफिशर जिसके बारे में हम सब जानते हैं वो नहीं चल पाई। तो बात यह है कि जो उपाय जो मेजर्स लिए थे एयरलाइंस ने कॉस्ट कटिंग के, अपने एफिशिएंसीज इंप्रूव करने के लिए, अपने रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज करने के लिए, जो ये एविएशन फ्यूल के दाम कम हुए हैं जी, they significantly they significantly increase the impact of all those measures. जी बिल्कुल। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से भी कई कदम उठाए हैं और साथ ही जो ETF की प्राइसेस में हमने कमी देखी उसका तो साफ तौर से फायदा दिखाई ही दे रहा है। लेकिन माथुर साहब, आपको लगता है कि निवेशकों के लिहाज से अब एविएशन सेक्टर काफी अट्रैक्टिव हो गया है? देखिए, ऐसा है कि ये कहना कि एकदम से अट्रैक्टिव हो गया है तो that would be a bit over optimistic, but अगर ये एविएशन फ्यूल प्राइसेस इसी रेंज में बने रहें और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि कम से कम साल 2 साल ये इसी रेंज में चलेंगे, तो निश्चित रूप से अगले 1-2 साल तक तो एविएशन सेक्टर की हिंदुस्तान में खास तौर से जो आकर्षण है वो बरकरार रहेगा, संभवतः बढ़ भी जाएगा, क्योंकि वास्तव में। जी धीरज साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर उम्मीद जताते हुए कि अब एविएशन सेक्टर के वाकई में अच्छे दिन आए और आगे हम और भी अच्छी बातें सुनेंगे। यहाँ पर फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कॉल ड्रॉप पर पड़ सकता है टेलीकॉम कंपनियों को महंगा, क्या कहना है TRAI चेयरमैन का, देखिए इस ब्रेक के बाद। और लगातार 10वें महीने बढ़ी कारों की बिक्री, लेकिन 2 व्हीलर्स पर क्यों लगा ब्रेक? पूरा अपडेट इस ब्रेक के बाद।
टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के नए चेयरमैन आर.एस. शर्मा के मुताबिक कॉल ड्रॉप मामले में 15 सितंबर तक अगर टेलीकॉम कंपनियां कोई ठोस वजह नहीं दे पाई तो उसकी ओर से सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि अगले महीने यानी 15 अक्टूबर तक कॉल ड्रॉप को लेकर ट्राई अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। नई दिल्ली में इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम के एक कार्यक्रम में मौजूद ट्राई चेयरमैन आर.एस. शर्मा ने CNBC आवाज के साथ कॉल ड्रॉप के अलावा नेट न्यूट्रलिटी पर भी बातचीत की। अगर कॉल ड्रॉप की समस्या उम्मीद के मुताबिक कम नहीं हुई तो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है ट्राई के चेयरमैन आर.एस. शर्मा का। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर से आश्वासन दिया है कि कंपनियां अपनी तरफ से स्थिति सुधारने की पूरी कोशिश कर रही हैं। सुधार नहीं दिखने पर जरूरी एक्शन लिया जाएगा। 15 दिन के बाद फिर दिल्ली और मुंबई में हम ड्राइव टेस्ट करेंगे। इसके अलावा बाकी जगहों का भी स्टैटिस्टिक्स हम कलेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें सुधार, अपेक्षित सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है तो फिर जो भी कार्रवाई करने को हमको होगी, हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। कंपनसेशन से संबंधित जो पेपर है, कंसल्टेशन पेपर, वो 21 तारीख तक उस पर कमेंट्स हमने मांगे हैं। वो 21 तारीख तक कमेंट्स जब आ जाएंगे उसके बाद एक सप्ताह के लिए हम लोग काउंटर कमेंट्स के लिए उसको हम रखेंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि 28 तारीख तक काउंटर कमेंट्स आएंगे, उसके बाद ओपन हाउस डिस्कशन करेंगे। मेरा अपना अंदाज है कि करीब 10 से 15 अक्टूबर तक के बीच में हमारी जो रिकमेंडेशन होगी उस विषय में अंतिम रिकमेंडेशन हम लोग दे देंगे। कैबिनेट से स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग को मंजूरी मिलने से देश का टेलीकॉम सेक्टर काफी उत्साहित है। सरकार के इस फैसले को लेकर एयरटेल और वोडाफोन जैसे बड़े प्लेयर्स की राय जानने के लिए हमने बात की भारतीय एंटरप्राइजेस के वाइस चेयरमैन अखिल गुप्ता और वोडाफोन इंडिया के रेगुलेटर डायरेक्टर P. Balaji से। A step in the right direction, a big policy decision which was pending. So it's wonderful that it's being decided. ओवरऑल जो गवर्नमेंट ने करा है वो इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि जो है इंडस्ट्री में जो है एक कंसोलिडेशन हो, एक कंज्यूमर को फायदा मिले, उस नजरिए से गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज निकाली हैं। दीज आर ऑल वेरी गुड वेलकम स्टेप्स। देश में पैसेंजर कारों की बिक्री में सुधार जारी है, लेकिन टू व्हीलर सेगमेंट में दबाव अभी भी बना हुआ है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम ने आज अगस्त महीने के आंकड़े जारी किए, जिसमें ये ट्रेंड निकलकर सामने आया है। आंकड़ों के मुताबिक कारों की बिक्री लगातार 10वें महीने बढ़ी है। अगस्त में पैसेंजर कारों की बिक्री में 6% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की गई है। हालांकि ये ग्रोथ जुलाई के मुकाबले धीमी है, जब पैसेंजर कारों की बिक्री 17% बढ़ी थी। दूसरी ओर टू व्हीलर सेगमेंट में गिरावट आई है, जिसकी वजह ग्रामीण मांग में कमी है। अगस्त में टू व्हीलर सेगमेंट की बिक्री करीब 3% कम हुई है और इस पर दबाव डाला है मोटरसाइकिल्स ने। मोटरसाइकिल्स की बिक्री 9.5% से ज्यादा घटी है, लेकिन स्कूटर्स की बिक्री ने एक बार फिर 15% की शानदार ग्रोथ दिखाई है। और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में छिड़ी प्राइस वॉर। महिंद्रा की नई TUV 300 किसे देगी टक्कर, देखिए इस ब्रेक के बाद। और एप्पल ने भी लॉन्च किए 2 नए आईफोन। इनकी कीमत और दमदार फीचर्स आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट और हॉट हो गया है। महिंद्रा ने अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी TUV 300 लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत काफी कॉम्पिटेटिव रखी गई है, 6,90,000 से 9,12,000 रुपए के बीच इसकी कीमत होगी। ये एक 7 सीटर है। TUV 300 के 7 वेरिएंट होंगे और ये 6 रंगों में मिलेगी। TUV 300 में महिंद्रा ने अपनी M-HOK सीरीज का 1.5 लीटर का इंजन दिया है। इसमें 5 स्पीड गियर भी दिए गए हैं और टॉप वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलेगा। महिंद्रा का दावा है कि TUV 300 18 किलोमीटर से ज्यादा का माइलेज देगी। ये कार फोर्ड की इको स्पोर्ट और रेनो की डस्टर जैसी एसयूवीज को टक्कर देगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना नया कॉम्पैक्ट एसयूवी TUV 300 लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 6,90,000 से 9 लाख रुपए के बीच रखी गई है, जैसा हमने आपको बताया। और इसके लॉन्च के बाद हमने बातचीत की महिंद्रा एंड महिंद्रा के पवन गोयनका से। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पहला यही पूछना चाहूंगी, ये गाड़ी महिंद्रा के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। वॉल्यूम्स, मार्केट शेयर, पूरी तरह महिंद्रा का हुलिया बदल सकती है ये गाड़ी। आप क्या होप्स रखते हैं इस गाड़ी से? देखिए, ऑटो इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल लॉन्च एक पूरा, जैसे आपने कहा कि पूरा पिक्चर चेंज कर सकती है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा एक तरह से लकी रहा है कि हमने कई ऐसे सक्सेसफुल लॉन्चेस की हैं, तो ये लॉन्च निश्चय बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्च है। हमने काफ़ी मेहनत की है, इस पर 4 साल पहले हमने ये काम शुरू किया था। बहुत ज़रूरी था हमें उस समय ये सोचना कि 4 साल बाद किस तरह की गाड़ी कस्टमर लाइक करेंगे, और एक तरह से हम जो जनरल फ्लो है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि जनरल फ्लो आज इंडिया में है। कॉम्पैक्ट यूवी जो लॉन्च हो रही हैं वो मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो रही हैं, और जो डिज़ाइन है उनकी वो बहुत राउंडेड काइंड ऑफ डिज़ाइन है। हमने जो डिज़ाइन की है यहाँ पर चैसी बेस्ड प्लेटफॉर्म पे, और एक तरह से रगेड टफ डिज़ाइन की, इसलिए हमने इसका नाम दिया है TUV 300। तो ये एक तरह से जो हमारा जो विंड ब्लो हो रही है उसके हम डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये हमें एक तरह से इस बात की खुशी है कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया में SUV का सबसे बड़ा प्लेयर है, और ये हमारा दायित्व है, हमारा सोचना है कि हम जो कस्टमर्स को हर तरह के SUV प्रेजेंट करें। और तो TUV 300 में कितना दम है, इसका हमने एक्सक्लूसिव टेस्ट ड्राइव किया। देश में SUV सेगमेंट के चैंपियन महिंद्रा ने काफी वक्त से अपने पोर्टफोलियो में कोई नया प्रोडक्ट नहीं जोड़ा है। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट और क्रॉसओवर आजकल बहुत हिट चल रहा है, इसलिए महिंद्रा ने भी नया प्रोडक्ट उतारने के लिए कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट ही चुना है, जिसमें उसने TUV 300 उतारा है। TUV का मतलब है टफ यूटिलिटी व्हीकल। पहली नजर में देखकर ही लगता है कि ये महिंद्रा की ही गाड़ी है। स्कॉर्पियो और XUV 500 की तरह ये भी महिंद्रा के स्टैंड टॉल कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है। लुक अग्रेसिव हो इसलिए फ्रंट को हेवी रखा गया है। कंपनी का कहना है कि TUV 300 को एक बैटल टैंक से इंस्पायर होकर बनाया गया है। ये एक कॉम्पैक्ट SUV है, लंबाई 4 मीटर से कम रखी गई है। महिंद्रा का कहना है कि TUV 300 हार्ड ऑन द आउटसाइड, इजी ऑन द इनसाइड है, यानी कंपनी ने इंटीरियर में कई यूटिलिटी फीचर दिए हैं। डैशबोर्ड काफी स्टाइलिश है और यहाँ भी स्टैंड टॉल डिजाइन कॉन्सेप्ट नजर आता है। केबिन काफी एयरी लगती है, अच्छी स्पेस मिलती है और रियर पैसेंजर को लेग रूम भी ठीक ठाक मिलता है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो TUV 300 में महिंद्रा ने अपनी M-Hawk सीरीज का 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया है, जो 84 हॉर्स पावर ताकत जनरेट करता है और 230 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। 2 स्टेज टर्बोचार्जर है, जिससे सिटी ड्राइव के वक्त कम स्पीड में भी पावर की कमी महसूस नहीं होती। इसमें 5 स्पीड गियर दिए गए हैं और टॉप वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलेगा। सेफ्टी के लिहाज से देखें तो TUV 300 में 2 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं और ऊपर वाले वेरिएंट्स में ABS, EBD जैसे फीचर भी हैं। महिंद्रा का दावा है कि TUV 300 18 किलोमीटर से कुछ ज्यादा माइलेज देगी। समरजीत सिंह भंद्राल, चाकन, पुणे। तो कितना दम है महिंद्रा की नई SUV में TUV 300 की पूरी टेस्ट ड्राइव देखिए इन वक्त पर ऑटो पर हमारे खास शो आवाज ओवर ड्राइव में सिर्फ CNBC आवाज पर। इधर एप्पल ने भी अपने धमाकेदार फोन लॉन्च किए हैं। एप्पल ने सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में अपने 2 नए आईफोन दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं और इस इवेंट में एप्पल के CEO टिम कुक ने iPhone S6 और iPhone S6 Plus पर से पर्दा उठाया। ये है नया iPhone 6s और ये है नया iPhone 6s Plus। एप्पल के दोनों ही सूरमा एक से बढ़कर एक हैं। एप्पल के इन दोनों ही स्मार्टफोन को पिछले आईफोन से ज्यादा बेहतर और ज्यादा तेज तर्रार बनाने की कोशिश की गई है। डिजाइन के मामले में ये दोनों ही फोन पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 6 और iPhone 6 Plus की ही तरह है, पर अंदर से इन दोनों ही फोन में बहुत बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो आईफोन में फोर्स टच को लाना है, जिसकी मदद से आईफोन अलग अलग प्रेशर से किए गए टच को पहचानेगा और उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। नया iPhone 6s और 6s Plus न सिर्फ टैप और लॉन्ग टैप को पहचानेंगे, बल्कि स्क्रीन को जोर से दबाने पर भी इस फोन से अलग अलग तरह का काम लिया जा सकेगा।
एप्पल ने इस बार अपने नए आईफोन में पिछले वर्जन से ज्यादा मजबूत क्वालिटी की एल्यूमिनियम का उपयोग किया है, जिससे ये फोन पिछले आईफोन से ज्यादा मजबूत बन जाता है। अब बात फोन के हार्डवेयर की। एप्पल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 9 पर चलने वाला ये फोन एप्पल के नए A9 प्रोसेसर और 2 GB रैम के कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे, जिससे पिछले आईफोन से काफी तेज परफॉर्मेंस दे पाएंगे। कैमरे के मामले में भी आईफोन 6s को ज्यादा बेहतर बनाया गया है। इस बार आईफोन 6s में 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो अब तक आईफोन के इतिहास में सबसे ज्यादा ताकतवर कैमरा है। साथ ही अब आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकेंगे। एप्पल के दोनों ही आईफोन 25 सितंबर से बाजार में बिकने शुरू हो जाएंगे और इसके 16 GB वर्जन की कीमत होगी $199। भारत में करीबन 63,000 रुपए में लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा इस बार iPad Pro को भी सामने लाया गया। इसमें 12.9 इंच की स्क्रीन है, जिसके साथ एप्पल पेंसिल भी लॉन्च हुई। इसके अलावा एप्पल टीवी से भी पर्दा हटाया गया, जिसमें अब एप्पल का वॉइस असिस्टेंट सिरी भी शामिल हो चुका है। अभिषेक तैलंग और यश भट्ट, मुंबई। और राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से हो रही है जुमलेबाजी। हवाबाज कहे जाने पर पीएम ने कांग्रेस को क्या कहा, सुनिए इस ब्रेक के बाद। और मीट बैन का दायरा और बढ़ा। मुंबई के बाद राजस्थान और अहमदाबाद में भी मटन की बिक्री पर लगी पाबंदी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद रोककर देश में विकास में रोड़ा बन रही है। सिर्फ कांग्रेस को छोड़ सभी दल संसद चलने देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने संसद को नहीं चलने दिया। कांग्रेस के हवाबाजी वाले बयान पर भी उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि काले धन पर कानून बन जाने के बाद हवालेबाज घबराए हुए हैं। यही हवालेबाज उनसे हिसाब मांग रहे हैं। एक के बाद एक संसद में जो निर्णय हुए हैं और उसमें भी काले धन के खिलाफ जो कठोर कानून बनाया है, उसके कारण जो हवालाबाज है वो परेशान है। हवालाबाज लोगों को पैरों के नीचे धरती खिसकती नजर आ रही है। उनको संकट मंडरा रहा है, दिखाई दे रहा है। और इसलिए ये हवालाबाजों की जमात लोकतंत्र में रुकावटें पैदा करने का प्रयास कर रही है। मीट बैन का विवाद महाराष्ट्र से बाहर राजस्थान और गुजरात तक फैल गया है। अहमदाबाद में खुले में बकरा काटने पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान में भी जैन पर्युषण पर्व के दौरान मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। लेकिन फोकस में मुंबई, जहां शिवसेना इस मुद्दे पर सीधे अपनी सहयोगी बीजेपी को चुनौती दे रही है। अपने मुखपत्र सामना में भी शिवसेना ने जैन समुदाय को भी नसीहत दे डाली है। बीएमसी ने 4 दिनों के लिए मुंबई में मटन की बिक्री पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि मुंबई जैसे महानगर में इस तरह की रोक लगाना संभव नहीं है। और मैगी बैन के बाद बदला नूडल कंपनियों का अंदाज। खुद को सुरक्षित बताने के लिए कैसे सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं कंपनियां, बताएंगे ब्रेक के बाद। और इस बार विंटर वेकेशन के लिए स्विट्जरलैंड हो सकता है आपका फेवरेट डेस्टिनेशन। स्विस टूरिज्म के ढेरों प्रमोशनल ऑफर हैं सामने, देखिए इस ब्रेक के बाद। सर्दी की छुट्टियों में कहीं घूमने जाने का प्लान अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो इस साल स्विट्जरलैंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप अभी से अपनी टिकट और होटल की बुकिंग करें तो आपको ये ट्रिप सस्ता भी पड़ेगा। आप स्विट्जरलैंड टूरिज्म के अलग अलग कैंपेन, ऑफर और प्रमोशंस का फायदा भी उठा सकते हैं। स्विट्जरलैंड भारतीय सैलानियों के बीच छुट्टियां बिताने के लिए काफी पॉपुलर रहा है। स्विस टूरिज्म के मुताबिक इस साल जनवरी से जुलाई के बीच स्विट्जरलैंड जाने वाले भारतीय सैलानियों की तादाद 26.5% बढ़ी है। इसे और बढ़ावा देने के मकसद से स्विट्जरलैंड सरकार ने कैंपेन और प्रोमो ऑफर्स लॉन्च किए हैं।
ग्रैंड टूर ऑफ स्विट्जरलैंड और इन लव विद स्विट्जरलैंड 2 ऐसे कैंपेन हैं जो खास तौर पर यंग टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए शुरू किए गए हैं। We're looking at experiences which are not expensive or even free. You know, you can go snowshoe walking in winter, you can go sledging at very, very little prices. And we have specifically put together starter packages for skiing, so we don't expect people to spend a week skiing without having tried it. स्विस टूरिज्म ने पॉपुलर स्विस पास में भी ऑफर दिए हैं। इन पासेस की मदद से टूरिस्ट जितनी बार चाहें बोट, ट्रेन या बस में ट्रैवल कर सकते हैं। ये पास 3, 4, 8 और 15 दिन के लिए वैध होते हैं। स्विस टूरिज्म ने 4 दिनों के पास में 1 दिन एक्स्ट्रा और 8 दिनों के पास में 2 दिन एक्स्ट्रा ट्रैवल करने का ऑफर दिया है। कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड का असली मजा सर्दियों में ही है और इसीलिए इसको विंटर वंडरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप इन सर्दियों में स्विट्जरलैंड घूमने जाना चाहते हैं तो आप अपने होटल की और टिकट की बुकिंग जल्द से जल्द कर लें, वरना आपको आसमान छूते प्राइसेस पे करने पड़ेंगे। स्विट्जरलैंड के लिए दिसंबर का 6 दिन का पैकेज अभी से बुक करने पर आपको 1 से सवा लाख रुपए देने पड़ेंगे। यही पैकेज एन मौके पर 2.5 लाख रुपए का मिलेगा। और अगर आप अपनी ट्रिप को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो स्विट्जरलैंड के साथ करीबी देशों जैसे जर्मनी और फ्रांस को भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो आप जाते वक्त स्विट्जरलैंड जाइए, आती बार आप फ्लाइट वही लुफ्तांजा की ले सकते हैं जो वाया जर्मनी आ सकते हैं, या कोई और एयरलाइन से ले सकते हैं, ऑस्ट्रियन से ले सकते हैं जो वाया वियना आ सकते हैं। सो पीपल लाइक टू कवर इन द सेम फेयर विद जस्ट पेइंग द डिफरेंस ऑफ लिटिल बिट ऑफ टैक्सेस। दे कैन कवर 2 डेस्टिनेशन इंस्टेड ऑफ 1। इंस्टेंट नूडल्स के विज्ञापन कभी इसके स्वाद और जल्दी तैयार हो जाने का दावा करते थे, लेकिन मैगी पर लगे बैन के बाद अब नूडल्स कंपनियां ने खाने के लिए सुरक्षित साबित करने की कोशिश कर रही हैं। मैगी और यप्पी सोशल मीडिया समेत हर प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन के जरिए अपनी कोई खास अपनी खोई हुई साख वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानों में नूडल्स के स्टॉक तो पड़े हुए हैं, लेकिन खरीदार बहुत ज्यादा नहीं है। नूडल्स के सबसे बड़े खरीदार यानी कि युवा इसकी फूड सेफ्टी को लेकर काफी चिंतित हैं और इसलिए तमाम नूडल्स कंपनियां सोशल मीडिया पर अपने आप को सुरक्षित साबित करने के कैंपेन चला रही हैं। इसकी वजह भी है, मैगी मामले ने सभी नूडल्स ब्रांड से लोगों का भरोसा हिला दिया है। हाल ही में ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी ने एक सर्वे किया जिसमें साफ हुआ कि नूडल्स से लोगों के भरोसे का ग्राफ काफी नीचे आ गया है। अट्रैक्टिवनेस जिसकी आकर्षकता होती है वो ही कम हो गई पूरे सेक्टर की। तो लोग वाले ब्रांड्स बोल ही नहीं रहे। ईपी ब्रांड पहले था 13 में था, इस ब्रांड में है ही नहीं। मैगी की जो फोर्स है इसकी वजह से वो रह चुका है, लेकिन वो भी ऑल इंडिया लेवल में 58 रैंक्स गिरा पड़ा। इसी रेटिंग को सुधारने के मकसद से नेस्ले लोगों के मन में मैगी के प्रति बने डर को हटाना चाहती है। बाजार में मैगी को रीलॉन्च करने के पहले एक कैंपेन के जरिए नेस्ले कंज्यूमर्स से इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है। कंपनी सोशल मीडिया पर वी मिस यू टू और छोटे वीडियोस के जरिए लोगों तक पहुंच रही है। I miss you, Maggie. Come back soon. We, as Maggie, felt the need to thank the consumer and to really express our own feelings, which is what came out through the We Miss You Too campaign, and a set of 5 films have already been put on air. The response has been overwhelming. As I speak to you, almost 5 million views have been had on these films. मैगी की कॉम्पिटिटर आईटीसी यीपी भी विज्ञापन के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनका प्रोडक्ट सुरक्षित है। नूडल्स की बिक्री सर्दियों में ज्यादा होती है और उससे पहले कंपनियां इसके सबसे बड़े उपभोक्ता यानी युवाओं के मन से फूड सेफ्टी से जुड़े डर को हटाना चाहती है। रोहन सिंह, दिल्ली। Yippee, tasty and safe. और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।